Guys, welcome to this lecture series of class 9th NCERT mathematics. So as we have told in the introductory video that in this lecture we will start the chapter 1, that is the number system. So number systems में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे, जैसे कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, और अंडर रूट एन के फॉर्म में अगर नंबर हो तो उसको कैसे लोकेट करते हैं, और रियल नंबर्स को रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स का होता है उसको कैसे करते हैं, और रियल नंबर्स पे क्या ऑपरेशंस होते हैं, और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्या क्या आइडेंटिटीज़ होती हैं, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होना चाहिए, यहाँ पे हमने कंपोनेंट लिख दिया है तो इसको आप एक्सपोनेंट कर देना, है ना। ये चीज़ गलत है, आप इसको एक्सपोनेंट कर देना। ओके, एक्सपोनेंट ओके। सो टाइप्स ऑफ नंबर्स की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ नंबर कई तरीके के होते हैं, जो कि सारे के सारे टाइप्स को हम यहाँ पे तो नहीं कवर करेंगे, बट हमारे इस क्लास 9th की बुक में जो दिया हुआ है उतने टाइप्स के नंबर्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस बुक में पहला टाइप्स का नंबर नेचुरल नंबर दिया गया है। नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स जो होते हैं अप टू द इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसमें हमारा 1 to इन्फिनिटी सारे नंबर्स आ जाते हैं और ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, सो इन नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इन्हें काउंटिंग नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। ओके, और इसको हम लेटर एन से, कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। ओके, सो नंबर 1 2 3 4 5 अप टू द इन्फिनिटी, दीज नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। ओके, सेकंड टाइप्स ऑफ नंबर इज द होल नंबर्स। होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है। तो जीरो को इंक्लूड करके अगर सारे नेचुरल नंबर्स को लिखा जाए तो वो होल नंबर्स कहलाता है, होल नंबर्स का सेट। सो इसको हम कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। और ये इस होल नंबर्स के में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इस दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखना, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। ओके, सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जो कि हमें जैसा कि हमने पढ़ा कि सारे नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर्स, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे। और जीरो इज द ओनली होल नंबर दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर्स। ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। सो थर्ड टाइप्स ऑफ का नंबर्स जो दिया हुआ है इस चैप्टर्स में वो इंटीजर दिया हुआ है। इंटीजर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि निगेटिव्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। जब भी हम नेचुरल नंबर बोलते हैं तो हम उसको हमेशा 1 2 3 4 5 2 अप टू द इन्फिनिटी ये कंसिडर करते हैं। ओके, सो नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इनका अगर एक सेट बनाएंगे तो ये सारा सेट हमारा इंटीजर कहलाएगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो -इन्फिनिटी टू -1, जीरो, फिर +1 टू +इन्फिनिटी। ओके, सो ये पूरा सेट हमारा इंटीजर कहलाता है। और इंटीजर को हम लेटर Z से डिनोट करते हैं। और जो ये Z वर्ड होता है, ये Z वर्ड एक जर्मन वर्ड है जहलेन, उससे आता है, जिसका कि मतलब होता है काउंटिंग करना। ओके, एंड फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स इज द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1/2, -8/9, 4, 8, 6, ये सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं अपने रेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं। ओके, और रेशनल वर्ड भी जो होता है वो कहाँ से आता है, ये एक रेशियो वर्ड से आता है। जैसे कि किसी चीज़ का रेशियो लेते हैं तो उसमें हम ऊपर एक चीज़ न्यूमरेटर में लिखते हैं, एक चीज़ डिनोमिनेटर में लिखते हैं, उसका रेशियो लेते हैं। तो यहाँ भी नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं उसको हम उसी तरीके से एक नंबर न्यूमरेटर में होता है, एक डिनोमिनेटर में होता है, तो एक तरीके से वो रेशियो होता है, इसलिए इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो Q से डिनोट करने का जो सिंबल है वो क्वोशिएंट से आता है। क्वोशिएंट मतलब अगर आप किसी चीज़ को जैसे किसी
किसी चीज़ को एक नंबर है उसको दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आता है। तो ये नेचुरल नंबर्स, ये रेशनल नंबर को भी उसी फॉर्म में लिखते हैं P/Q या 1/2, तो हमारा एक क्वोशिएंट मिलता है, तो इसलिए इसको लेटर Q से डिनोट करते हैं। और ये है जैसे अब आपको डाउट होगा कि 8 कैसे रेशनल नंबर्स है, तो जैसे 8 को आप 8/1 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 8 के इक्वल टू ही होता है। तो 8/1 P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। ओके। और दूसरी चीज़, जब हम रेशनल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम का क्या मतलब होता है कि P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 नहीं है। ओके। सो P और Q का कोई कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 नहीं है, तो वो नंबर्स मतलब ये कोप्राइम कहलाते हैं। सो जब भी हम इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि P और Q आर इन द P एंड Q आर द कोप्राइम्स। ओके। और रेशनल नंबर्स में हमारा ये सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे होल नंबर्स और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, जितने कि अभी 3 नंबर्स हमने पीछे पढ़े, वो सारे के सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। ओके। तो जैसे सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा 1 to इन्फिनिटी, मतलब +1 to इन्फिनिटी, तो वो नेचुरल नंबर्स हो गया। अब उसमें हमने 0 लगा लिया तो वो होल नंबर हो गया। ओके। फिर फिर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मतलब 0 और निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स वो इंटीजर में आ गया। तो ये सारे, और इन सब तीनों नंबर्स को मिला दिए तो हमारा रेशनल नंबर्स का सेट बन गया। और अगर कोई भी 2 नंबर्स है मान लो, उन दोनों नंबर के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि MCQ में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखना। ओके। सो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज 1.1। इसको हम सॉल्व किए हुए हैं और इसको मैं इसका जो भी सॉल्यूशन है, जो भी आंसर्स है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और आगे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो हम उसको 1 by 1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके। सो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ये पूछ रहा है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, और आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। तो 0 रेशनल नंबर्स है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स में होल नंबर्स, इंटीजर, और यहाँ पे देखो आप होल नंबर्स, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर तीनों आते हैं, और होल नंबर्स में 0 होता है। ओके। तो अगर होल नंबर्स में 0 होता है तो यानी 0 भी हमारा रेशनल नंबर्स हो गया। और इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, जैसे 0 है तो 0/7, 0/-2, इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हमें 6 रेशनल नंबर्स 3 एंड 4 के बीच में फाइंड आउट करना है। ओके। तो अगर 6 रेशनल नंबर्स को निकालना है तो इसका ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। तो पहले तरीके जो कि मैंने ऑप्शन 1 से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 1 में पहला तरीका जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे 2 नंबर ले लिया A और B, तो इसके बीच का एक रेशनल नंबर जब हम उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से अब जैसे A लिया, B लिया, उसके बीच में एक रेशनल नंबर A+B/2 निकल गया। अब या तो A और A+B/2, फिर या तो B और A+B/2, या तो ये सेट ले लो या तो ये सेट ले लो, और इसको भी आप सम करो और उसको 2 से डिवाइड करो, तो इन दोनों नंबर्स के बीच का भी एक एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप करते करते कितने भी रेशनल नंबर्स किसी भी 2 नंबर्स के बीच में निकाल सकते हो। ओके। तो जैसे अपना 2 नंबर्स जो हैं यहाँ पे 3 और 4 है, मतलब 3 एंड 4 है। सो पहला रेशनल नंबर अगर हम निकालते हैं 3 एंड 4 के बीच में, तो 3 और 4 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो 7/2 आया, तो ये हमने लिख दिया इन दोनों के बीच में। ओके। फिर हमने कोई एक सेट ले लिया है, तो 3 एंड 7/2 ले लेंगे या 7/2 या 4 ले लेंगे, तो इन दोनों के बीच में भी एक एक रेशनल नंबर निकालेंगे। तो पहले 3 एंड 7/2 का पेयर ले लेते हैं, तो उसको भी सम किया, 2 से डिवाइड किया, 13/4 आया। अब 13/4 को आप ऐसे कहीं पे भी मत लिख देना, जो 2 नंबर्स आप ले रहे हो उन्हीं के बीच में ही वो नंबर, मतलब जो भी नया रेशनल नंबर्स आप निकालोगे उसको उसी के बीच में ही लिखना है, नहीं कि ना कि इधर उधर लिख देना है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, कभी कभी हो जाती हैं। ओके। अब हम दूसरा पेयर ले लेंगे
15/2 एंड 4 का पेयर, उसको भी ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 15/4 आ गया और उसको यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली अब आप ये जो हमारा इतने का सेट बन गया, अब इसमें से कोई भी 2 पेयर ले लो आप, 13/4 या 13/4, 7/2, 15/4 या 4, कोई भी पेयर ले लो और उसको सम करो और उसको 2 से डिवाइड करो तो हमारा रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो हमने 13/4 लिया तो 25/8 आ गया, फिर 13/4 एंड 7/2 लिया तो 27/8 आ गया, 15/4 इंटू 4 का सेट लिया तो वो 31/8 आ गया। तो ये 3 रेशनल नंबर्स इधर निकाल लिया, 3 इधर हैं। अब इसको हम उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमने कैलकुलेट किया जिसके बीच में, उसको ऐसे लिख दिया। तो ये हमारे 6 के 6 रेशनल नंबर मिल गए 3 एंड 4 के बीच में। अब दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीका है 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का, वो ऐसे है कि अगर जैसे 3 एंड 4 है और इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो जितने रेशनल नंबर निकालने होते हैं उसमें एक ऐड करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे 6 निकालना है तो 6 में 1 ऐड किया तो हमें 7 मिल गया। अब ये दोनों रेशनल नंबर जिनके बीच में हमें निकालना है 3 एंड 4, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि इस ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर क्या कहते हैं 7 हो। ओके, चूँकि 3 एंड 4 भी रेशनल नंबर थे, इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ऐसे फॉर्म में लिखना है कि जिसका डिनोमिनेटर 7 हो। तो जैसे 3 को ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर 7 हो, तो 3 को हमने यहाँ पे क्या किया है 3 × 7 कर दिया, मतलब 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया। तो मतलब 7 × 3 = 21 और अपॉन 7। तो ये हो गया। यहाँ पे 4 को भी उसी तरीके से 4 × 7 अपॉन 7, तो ये 28/7 हो जाएगा। ओके, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब जो इसके बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालना है, क्या कहते हैं, तो वो 20 अगर आप निकालोगे तो जैसे ये 21 से स्टार्ट हो रहा है और 28 तक जा रहा है, तो आप 21 से आगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, इसके बीच में निकालना है तो आप 22 से शुरू करेंगे। जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हमारे 6 नंबर मिल गए जो कि इन 21/7 और 28/7 के बीच में है। 28/7 मतलब 4 और 21/7 मतलब 3 है, तो 3 इसके बीच के भी 7, 6 रेशनल नंबर्स मिल गए। तो ये जो दूसरा तरीका है किसी भी 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने का, ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इजी भी है। तो आगे के किसी भी क्वेश्चन में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी यही यूज करें, और चूँकि ये बहुत ही इजी है। ओके, मैं भी कहीं पे यूज करना होगा आगे तो यही यूज करूँगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो 5 नंबर से 5 रेशनल नंबर निकालना है तो हम 5 + 1 यानी 6, तो 6 आएगा वो नंबर। तो 6 ये 3/5 एंड 4/5 को इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर 6 हो। तो 3/5 को डिनोमिनेटर 6 के फॉर्म में लिखने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 18/13 आ जाएगा। इसी 4/5 को ऐसे फॉर्म में लिखे जिसका डिनोमिनेटर 6 हो, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया और इसको सॉल्व किया तो 24/30 आ गया। ओके, सो 18/30 एंड 24/30। अब इसको हमें इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो 18 तो ऑलरेडी 3/5 के इक्वल टू ही है, 18/30 3/5 के इक्वल टू है, तो इसके आगे से हम शुरू करेंगे। तो 19/30 लिख दिया, 20/30 लिख दिया, 21/30, 22/30, 23/30, है ना। तो ये 5 रेशनल नंबर हमें उसके बीच में मिल गए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट को हमें बताना है कि वो सही है या गलत है, यानी कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके साथ हमें उसका प्रॉपर रीजन भी देना है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमने अब यहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट पहले आप इमेजिन करोगे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू द इन्फिनिटी ये नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर मतलब 0 भी आ जाता है और सारे नेचुरल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी ये स्टेटमेंट सही है ना, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर में क्या पढ़ा था हमने कि इंटीजर में मतलब इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ ऑल द इंटीजर्स ये आ जाते हैं। तो ये इज अ होल नंबर, जबकि होल नंबर्स में हमारा 0 से लेकर के अप टू द इन्फिनिटी होता है पॉजिटिव साइड में।
तो इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी आ सकते हैं, तो यानी एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर नेगेटिव ऑफ इंटीजर आ गया तो वो तो होल नंबर्स होते नहीं हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रेशनल नंबर्स में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था, इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर सारे के तीनों नंबर्स आ जाते हैं और इसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लो कोई भी क्या कहते हैं, ये कोई भी रेशनल नंबर्स में इंटीजर भी आ जाता है, इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, चूँकि ये उसका सबसेट है। होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द रेशनल नंबर। यहाँ पे अगर ऐसा होता है स्टेटमेंट कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, दैट इज द करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट, बट एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे तो वो हमारे क्या कहते हैं, होल नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इरेशनल नंबर। तो जैसे कि हमने रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेगी कि ऐसे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जहाँ की P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर यहाँ पे अगर इरेशनल नंबर्स डिफाइन करना है तो ऐसे नंबर्स जो which कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 विल बी कॉल्ड द इरेशनल नंबर। तो जो नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं √3, √2, √5 पाई एंड इज 0.1010। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ की P एंड Q आर इंटीजर्स। क्योंकि अगर आप √2 को मान लो ऐसे लिखना चाहोगे, मान लो इधर ऐसे लिखेंगे √2/1, तो √2 क्या कहते हैं, इंटीजर तो है नहीं। क्योंकि हमारा इस कंडीशंस क्या होती है रेशनल नंबर डिफाइन करने के लिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए। तो √2 तो इंटीजर है नहीं, जबकि 1 इंटीजर है, तो ये तो इरेशनल नंबर्स होगा। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैथमेटिशियन के नाम दिए हुए हैं जो कि इरेशनल नंबर्स पे काफ़ी वर्क किया है। जैसे कि पाइथागोरस ने सबसे पहले प्रूव किया कि √2 इज इरेशनल। ये हमने यहाँ पे √2 मेरे से छूट गया है, तो आप यहाँ पे √2 लगा लेना। √2 इज इरेशनल। फिर ये थियोडोरस ऑफ सीरियन, ये सीरियन क्या कहते हैं, ये भी एक मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने भी शो किया कि √, ये सारे के सारे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आप इसको सही कर लेना। ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, ये √6 ये सारे √, के फॉर्म में हैं। मैंने यहाँ पे √, लगाना भूल गया हूँ। ओके, ये सारे के सारे आप √, लगा लेना कि उन्होंने प्रूव किया कि ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर हैं। उसके बाद में लैम्बर्ट और लेजेंडरी ने प्रूव किया कि 5 वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो नेक्स्ट टाइप नंबर इज रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में क्या आता है, रियल नंबर्स में हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है। ओके, अगर आप रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को इंक्लूड कर देंगे तो वो जो सेट बनेगा वो हमारा रियल नंबर का सेट बनेगा। एग्जांपल के तौर पे इसमें -1, -2, 0, 3, √5 और पाई, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये रियल नंबर्स हो जाएंगे। ये दो पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि MCQ में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखना। जैसे कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और ये दूसरा पॉइंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। तो आप नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर आप चूज करते हैं तो वो एक यूनिक, मतलब कोई भी पॉइंट आप चूज करते हैं तो वो एक हमारा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप कोई भी रियल नंबर्स लेते हैं तो वो नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट के थ्रू हमारा रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो दिस इज व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन एंड रियल नंबर। तो ये नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ये इसका रीज़न यही है कि आप कोई भी रियल नंबर लो वो एक यूनिक पॉइंट को ये से रिप्रेजेंट होगा, और अगर आप कोई भी यूनिक पॉइंट लेते हैं तो वो एक हमारा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए हमारी नंबर लाइन होती है उसको हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं।
तो एक फ्रेज दिया हुआ था कि अगर हमें जैसे कि अंडर रूट एन को अगर नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है या डिनोट करना है तो उसके लिए हमें एन अंडर रूट एन माइनस वन को उससे पहले ही लोकेट करना पड़ेगा, तभी हम अंडर रूट एन को लोकेट करते हैं। तो अंडर रूट एन को हम नंबर लाइन पे कैसे, जहाँ के मतलब इसमें एन जो है वो एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, कोई मतलब कोई भी नंबर नहीं ले सकते। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि अंडर रूट एन में जो एन है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं इसको हम आगे देखेंगे। ओके, इसको हम एक्सरसाइज में समझ लेंगे। अभी एक्सरसाइज आ गया तो यहाँ पे जैसे √5 वाला ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम इस क्वेश्चन में उस चीज़ को अंडर रूट ऑफ एन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ये चीज़ हम देख लेंगे उसमें। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है ना, तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि पहले क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो पूछा जा रहा है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और आपको उसको आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, अगर वो ट्रू है तो क्यों, अगर गलत है तो क्यों। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। तो हमने जैसे कि पढ़ा है कि रियल नंबर्स में क्या क्या आता है, रियल नंबर्स में सारे के सारे इरेशनल नंबर और सारे के सारे रेशनल नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कि एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर्स, ये स्टेटमेंट सही है ना, क्योंकि उसके डेफिनेशन में हमने ये चीज़ पढ़ा है। ओके। और दूसरा वो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ओके, एवरी क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ऐसा पूछ रहा है कि अगर नंबर लाइन आप लेते हो, नंबर लाइन पे सारे के सारे पॉइंट अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं, यहाँ की एम एक नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट नहीं सही है, क्योंकि आप नंबर लाइन में आप देखोगे तो नंबर लाइन में तो इधर जीरो के आगे निगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं, और न किसी भी निगेटिव नंबर का अंडर रूट माइनस एम यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रियल नंबर्स में हमारा रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों का सेट आता है। जब तो सारे के सारे इरेशनल नंबर और सारे के सारे रेशनल नंबर्स ये दोनों तो रियल नंबर्स होते, बट एवरी रियल नंबर्स इज नॉट इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स में हमारे रेशनल नंबर्स आ जाते हैं और रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, सो इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ओके, सारे स्क्वायर रूट ऑफ जैसे एक पूछ रहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि हमारा हो जाएगा यहाँ 1 मतलब 0 1 2 1 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मान लो तुमने अंडर रूट 4 लिया, अंडर रूट 9 लिया, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी 2 तो रेशनल नंबर है। अंडर रूट 9 लिया तो अंडर रूट 9 को भी अगर तुम देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आप 3 आती है। ओके, तो ये भी तो रेशनल नंबर है। तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर हो, जबकि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका कि स्क्वायर रूट लोगे तो वो रेशनल नंबर आएगा। जैसे आपने 2 का स्क्वायर रूट ले लिया, 3 का स्क्वायर रूट ले लिया है ना, और 5 का स्क्वायर मतलब 3 का ले लिया, फिर 5 का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये सारे के सारे चीज़ें इरेशनल हो जाएंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन आता है कि सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो अभी वही चीज़ आ गया है कि इसमें कि जैसा कि हमने वो फ्रेज पढ़ा था कि अगर आपको अंडर रूट एन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके पहले आपको अंडर रूट एन माइनस 1 को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे। तो अगर एन अंडर रूट एन माइनस 1 एन क्या है, एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर है,
तो पॉजिटिव इंटीजर है तो n की वैल्यू हम कहाँ से ले सकते हैं, n की वैल्यू हम 1 से मान लो लेते हैं, तो 1 से लेते हैं तो 0 आएगा, 0 तो 0 ही रहता है। अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो -1 आ जाएगा, जो कि मतलब वो रियल नंबर्स में आता नहीं है। ओके, मतलब तो वो नहीं होता। तो यहाँ पे मिनिमम जो पॉसिबिलिटी है कि जो नंबर्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं तो n की वैल्यू हमारी 2 से मतलब 3 से स्टार्ट होगी। 1 लिया, n की वैल्यू 1 लिया तो क्या आया, 1 आया। n की वैल्यू 2 लिया तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब n की वैल्यू 1 लिया तो 0 आएगा, n की वैल्यू 2 लिया तो 1 आएगा। तो ये सारी चीज़ों को तो हम सिंपली उस पर डिनोट कर सकते हैं। फिर n अगर हम n की वैल्यू 3 लिए तो √2 आएगा। तो √2 को हमें सबसे पहले ये बेसिक मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के सबसे बेसिक वाला जो होता है √2 होता है, सबसे पहले हमें उसको ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, तब उसके आगे हम किसी भी नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। मतलब √3, √4, √5, तो ये सब आगे हम उस √2 को डिनोट करने के बाद ही कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज जाना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √2 को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको जैसे इसमें सबसे पहले आपको क्या होता है, एक स्क्वायर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स टेक दिस स्क्वायर एज OABC, ओके, ऑफ यूनिट लेंथ। इसकी जो यूनिट जो साइड लेंथ होगी वो यूनिट होगी 1 1, ओके। अब क्या होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम से आप अगर ये डायगोनल निकालोगे OB, तो ये एक ट्रायंगल हो गया OAB। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो OB की जो डिस्टेंस मिलेगी हमें वो मिलेगी क्या, √2। अब इसको नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा स्क्वायर बना है इसको हमें नंबर लाइन पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ट्रांसफ़र इस तरीके से करना होगा कि ये जो O है वो हमारा जो नंबर लाइन का 0 होता है वहाँ पे कॉन्साइड होना चाहिए, ओके। सो कॉन्साइड करा के अगर हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पे OA जो होता है 1 लेंथ का हो गया और ये AB 1 लेंथ का हो गया। तो ये OB मतलब OB जो होता है √2, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला, तो ये √2 होगा। अब इसको नंबर लाइन पे हमें ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेंगे कि हम कंपास लेंगे, कंपास का सेंटर हम O पे डिनोट करेंगे और कंपास का जो रेडियस होगा हम OB के बराबर सेट करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क क्या कहते हैं, हमें नंबर लाइन को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। लेट्स सपोज हियर दैट पॉइंट इज P। सो ये जो P होगा, मतलब P का O से का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगी ये √2 को हमें रिप्रेजेंट करेगी नंबर लाइन पे, ओके। सो P = √2 हो गया। अब इसी तरीके से हमें √3 को नंबर लाइन पे आगे डिनोट करना है। √2 को कर लिया। अब नंबर √3 को करने के लिए क्या होगा कि आप B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू OB के परपेंडिकुलर पॉइंट B से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ व्हाट लेंथ, ऑफ यूनिट लेंथ, है ना। ड्रॉ ए BD ऑफ यूनिट लेंथ, तो BD = 1, है ना। तो यहाँ से हमने BD एक यूनिट लेंथ का एक लाइन ड्रॉ किया। अब उस क्या हुआ कि इसमें भी एक मतलब वो पॉइंट क्या हुआ, E हो गया यूनिट लेंथ का। जो BD हमने मतलब ये B से एक पॉइंट हमने जो परपेंडिकुलर OB के परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ का जो एक लाइन ड्रॉ किया वो BD हो गया। तो D पॉइंट मिल गया। अब D और O को मिला दिया। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OBD में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो यहाँ पे जो OD की लेंथ होगी वो √3 होगी। अब क्या होगा कि अब फिर से एक कंपास लेना है, OD के बराबर का रेडियस सेट करना है और सेंटर O एज्यूम करना है और वहाँ से D पॉइंट से होते हुए एक आर्क लगाना है। वो जा करके हमारा नंबर लाइन को पॉइंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट Q मान लिया, वो पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करेगा। जो यहाँ पे OQ होगा वो हमारा √3 को डिनोट करेगा। इसी तरीके से सिमिलर वे में आप √4 को भी क्या कहते हैं नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। आपको D पॉइंट से यूनिट लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका कि एक एंड क्या कहते हैं E होगा, फिर OE को आपको क्या कहते हैं मिलाना है। फिर एक कंपास ले पाइथागोरस थ्योरम लगाना है जिसमें कि OE हमारा √4 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपको क्या करना है, कंपास लेना है, OE के बराबर रेडियस सेट करना है, E पॉइंट से मतलब O पॉइंट को सेंटर मान के E पॉइंट से होते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि नंबर लाइन को जा कर के Q पे मतलब इंटरसेक्ट करेगा। तो जो वो OR होगा मतलब PQ हो गया था, मतलब सॉरी R पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो OR होगा वो OR हमारा √4 को
रिप्रेजेंट करेगा। ओके ओके, अब उसकी तरह आगे जाएंगे तो इसमें हमारा क्या कहते हैं, रूट 5 को आगे रूट 2 डिनोट कर लिया, रूट 3 डिनोट कर लिया, रूट 4 कर लिया, अब रूट 5 को, अब रूट 4 तक डिनोट हो गया तो रूट 5 डिनोट करने के लिए वही स्टेप फॉलो करेंगे। ई से हम ओ ई के परपेंडिकुलर एक 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ई एफ होगा। अब ओ को हम एफ से मिलाएंगे। ओके, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे उसमें, तो ओ एफ की वैल्यू हमारी √5 आ जाएगी। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे ट्रांसफ़र करना है, एक कंपास लेंगे, रेडियस ओ एफ सेट करेंगे, सेंटर ओ पे रखेंगे और एफ से होते हुए एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क हमारा जा कर के नंबर लाइन को एस पे इंटरसेक्ट करेगा और वो जो होगा ओ एस वो हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, सो इसमें जब भी मान लो जैसे √7 भी वो अगर आपसे पूछता है तो आपको पहले ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। कोई भी नंबर से मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए उससे उसके पहले वाला एक नंबर से आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ओके ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So there is no other question in this exercise. Okay, I think all the yes. Okay, फोर्थ वाला जो है ये जस्ट एक मतलब एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसमें मतलब आपको एक एक्टिविटी टाइप में है, तो आप ये जैसे बताया हुआ वैसे करते जाना। आपका एक मतलब स्क्वायर रूट स्पायरल कॉन्स्ट्रक्ट होगा इसमें, तो इसमें कुछ बेसिक मतलब उतना ज़्यादा है नहीं, तो है ना, हम इसको नहीं कवर कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। सो रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स इज द सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है कि उसमें 2 केसेज बनते हैं। पहला केस ये होता है कि उसका रिमाइंडर अगर हमारा 0 हो गया तो पहला केस ये बन गया, और एक बार होता है कि रिमाइंडर 0 नहीं हो। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो पहला केस हो गया, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अगर हमारा रिमाइंडर क्या कहते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा 2 केस होता है। पहला केस रेशनल नंबर्स के लिए बनता है, जिसमें अगर मतलब किसी भी रेशनल नंबर्स का अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो रिकरिंग आता है। रिकरिंग मतलब रिपीट होता है। रिपीट मतलब एक डेसिमल के पॉइंट्स, डेसिमल के बाद के पॉइंट्स रिपीट होते रहेंगे। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, है ना। दूसरा केस में अगर कोई भी इरेशनल नंबर्स अगर आता है रियल नंबर्स में और उसका ये डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये इरेशनल नंबर के लिए होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है वो रेशनल नंबर के लिए होता है। तो यहाँ पे सिंपल से जस्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट से अंडरस्टैंड करना है, सबसे मतलब क्लियर हो जाएगा कि रेशनल नंबर्स और 2 ही टाइप के नंबर्स हैं रियल नंबर्स में। एक रेशनल नंबर आता है, एक इरेशनल नंबर। तो दोनों के केस को हम स्टडी करते। तो अगर रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा जिसमें कि रिमाइंडर हमारा 0 होगा, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, है ना। ये 2 केस बनेंगे रेशनल नंबर के केस में। टर्मिनेटिंग होगा जिसमें कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, है ना, जिसमें कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0। तो एग्जांपल के लिए अगर देखते हैं तो जैसे 0.78 इसमें हमारा ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स हो गया। ओके, और अगर हम इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो वो हमेशा का हमेशा या पे याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है ना। अगर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रियल नंबर इज कमिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो दैट नंबर विल ऑलवेज बी इरेशनल नंबर्स, है ना। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखना कि इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल ऐसे याद रखो, आपकी जो
इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, और रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। और इन तीनों टाइप के एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ओके, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात करें, जैसे √2 ये इरेशनल नंबर है, पाई रूट या क्या कहते हैं इरेशनल नंबर है, इसमें कोई भी मतलब चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, रिकरिंग मतलब रिपीट होता है, रिकरिंग मतलब रिपीट, तो इरेशनल नंबर में कोई चीज़ रिपीट नहीं होता और ना ही टर्मिनेट हो रही हो, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जबकि रेशनल नंबर्स में क्या है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे कि ये सारे में देखो टर्मिनेटिंग वाले में ये सारा का सारा टर्मिनेट हो गया कुछ पॉइंट के बाद, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीट होगा, तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ बट ये 3 3 3 3 3 ऐसे चलता जाए रिपीट होता जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये इतना जो डिजिट है ना, यहाँ 7 मतलब 7 तक, ये सारा का सारा आप देखोगे तो ये सारा का सारा रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये जब जो चीज़ रिपीट होती है उसको बार फॉर्म में हम लिख देते हैं ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। ओके, सो अभी ये आता है कि 5 का पाई जो होता है पाई का जो क्या कहते हैं इसकी डिजिट, इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात किया जाए तो आर्किमिडीज जो कि ग्रीक के जीनियस थे, उन्होंने जो पाई की वैल्यू क्या कहते हैं सबसे पहले उन्होंने कैलकुलेट किया, तो 3.140845 और 3.142857 के बीच में उन्होंने बताया। फिर आर्यभट्ट आए जो कि हमारे बहुत ही महान इंडियन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने पाई की जो करेक्ट वैल्यू है वो 4 डेसिमल प्लेसेस 3.1416 तक कैलकुलेट किया। और जबकि आज देखा जाए तो अभी के केस में करंट सिनारियो में मतलब जो भी हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं अपने, यूजिंग द एडवांस एल्गोरिथम दे कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस। ओके, जो हमारी टेक्नोलॉजी आज तक मतलब अभी की टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाई की जो वैल्यू है वो 1.24 ट्रिलियन डेसिमल तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा एक्सरसाइज 1.3 आ गया, तो इस एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चंस को फिर देखेंगे जैसे कि हमने पहले देखा है। सो एक्सरसाइज 1.3 की बात करें तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब ये देखना है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में सारे नंबर्स को लिखना है और बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जैसे 36/100 लिया जाए तो इसको 0.36 लिख सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में, तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 1/11 लेंगे, 1/11 को जब आप मतलब इसको अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया है बट आप लोग को जैसे एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में आपको क्या करता है, ऐसे आपको भाग दे करके डिवीज़न जैसा होता है बेसिक डिवीज़न करने का रूल, उस तरह डिवीज़न करके आपको कुछ पॉइंट तक इसको कैलकुलेट करना है, मतलब 4-5 पॉइंट तक आप कैलकुलेट करना, उसके बाद आप डैश डैश करके आप लिख देना किसी फॉर्म में आएगा। तो 1/11 को हम 0.09090909 ऐसे आएगा, तो 09 के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ओके, ये हमने यहाँ पे डिवीज़न करने के लिए मतलब लिखा भी है, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। और फिर तीसरा जो क्वेश्चन है 4 से ही 1/8। ओके, तो इसको आप अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 33/8 आ जाएगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे 33/8 तो 4/4.125 आएगा, और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, उसके बाद हमारा अगर देखा जाए तो ये फिर तो चौथा क्वेश्चन आ जाता है, फोर्थ वन 3/13। 3/13 को जब आप ऐसे करेंगे तो इसमें भी ये एक 69 मतलब यहाँ से फिर यहाँ से इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, है ना। उसके बाद 2/11 आ जाता है। 2/11 को भी आप जब डिवाइड करेंगे तो 0.18 ऐसे आता जाएगा, तो इसको हम 0.18 बार के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ओके, हमारा
हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। 6 को 329/400 है। तो इस तरीके के जब भी डिवीजन आए तो आप ऐसा करो, 100 को मैंने बाहर कर लिया, 329 और 4 को हमने डिवाइड किया तो ये इतना ऊपर लिख दिया, फिर 100 से फिर से डिवाइड कर दिया तो 0.8225 आ गया। तो ये भी क्या हुआ, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि लिखा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ। इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मालूम है और वो डेसिमल एक्सपेंशन ये है ना 0.142857, तो आप ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का बिना लॉन्ग डिवीजन किए इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसको पूछा है, तो हाँ मतलब इसमें हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसको ऐसे देखते हैं। देखो, जैसे 1/7 पता है, तब 2/7 का मान लो निकालना है, तो 2/7 को हम 2 × 1/7 लिखेंगे। अब 1/7 हमें पता है, तो 1/7 की वैल्यू यहाँ पे लिखे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये जो वैल्यू आई तो ये हमारा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो हमने डिवीजन भी नहीं किया और 1/7 का पता था, तो उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हमें निकाल लिया। इसी तरीके 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इन सारे को निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पे 3 मतलब उसी फॉर्म में लिख के गए, 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7 और फिर उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया और ये सारे की वैल्यू हमने निकाल लिया, है ना। तो बिना डिवीजन किए हुए हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन को प्रेडिक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन हुए, जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा तो मतलब 0.6666 ऐसे है ना। तो अब इसको हम x के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, x के इक्वल एज्यूम कर लिया। उसके बाद हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद का पहला पॉइंट ही रिपीट हो रहा है। तो दोनों साइड को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और इधर हो जाएगा, इधर 6.666 हो जाएगा। 666 मतलब 6.666 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसे है। ओके, और 10x को 10x एज इट इज छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो 0.666 है इसको x के इक्विवेलेंट हमने एज्यूम ही किया था, है ना। तो इसको यहाँ पे x लिख दिया। अब इसको 10x इक्वल टू 6 + x हो गया, इधर x को ले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 6/9। अब 6/9 मतलब ये P/Q में हमारा एक कंडीशन थी कि P एंड Q शुड बी को-प्राइम, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर। बस 6 और 9 का एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 3। तो इसका कॉमन फैक्टर से इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारा 2/3 आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 0.6 का P/Q फॉर्म 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से 0.47 है। 0.47 में आप ये ध्यान रखो कि 7 के ऊपर ही हमारा रिपीट हो रहा है ना, 0.4 नहीं रिपीट हो, मतलब 4 के बाद 7 7 7 7 ये रिपीट हो रहा। तो इसको भी हम x के इक्विवेलेंट एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम दिस 0.47 बार इज इक्वल टू x। ओके, सो 4 डज नॉट रिपीट, सो वी विल मल्टीप्लाई। जब भी यहाँ पे दूसरा डिजिट मतलब डेसिमल के बाद दूसरे डिजिट से रिपीट होना शुरू हुआ है तो हम इसको 100 से डिवाइड मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को। तो 100 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये आप देखोगे इसमें क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 के बाद पहले 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले 10 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें तो 10x × 4.77 ऐसे आ गया, जो कि हमारा मतलब ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को हमने पहले 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 2 आ गया, जिसकी फिर 100 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन 3 आ जाएगा, है ना। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 100x - 10x हो जाएगा और ये 47/4.77 ये सब दोनों आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 43 बचेगा। तो 43/90, है ना। ये हमारा आ गया इसका P/Q फॉर्म। 0.47 बार का P/Q फॉर्म क्या हो गया 43/90 हो गया। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से
अगर हम देखें कि थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि 0.001 मतलब तीनों डिजिट, डेसिमल के तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। ओके, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो 1 इंटू, क्योंकि हमें जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये देखना है कि इसकी रिपीटेबिलिटी क्या है। 0.001 फिर जब 3 डिजिट रिपीट होगा, तो जब 3 डिजिट रिपीट होगा तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल डिजिट होगा रिपीट तो उसको 10 से करेंगे। डबल डिजिट होगा, मान लो 0.01 0.01 0.01 ऐसा होता तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो उसके बाद से ये रिपीट मतलब हमें रिपीटेबिलिटी आनी चाहिए उस फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसलिए हमने 1000 से किया है। 1000 से करने के बाद ऐसा 1.001 हो गया, फिर 1 + 0.001 ऐसे लिख लिया इसको, फिर 100x, और इसको इसकी वैल्यू हमें x के बराबर ही है, चूँकि x के इक्विवेलेंट हमने इसको एज्यूम किया है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1/999 आ जाएगी, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोल रहा है कि एक्सप्रेस इतना इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? ओके, चलो भाई करके देखते हैं कि इसका कैसे आता है, क्या सरप्राइज है इसमें। लेट अस सी। हम फिर इसमें भी सेम मेथड के तरीके से इसको भी x का इक्विवेलेंट हमने एज्यूम किया। अब दोनों साइड को, चूँकि डेसिमल के बाद का ही पॉइंट से ही पॉइंट मतलब रिपीट होना शुरू हो गया और एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 0.99, तो 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 10x और ये दूसरी साइड में 9.999 ऐसे आ गया। अभी इसको 9 को ऐसे लिख दिया, 9 + 0.999। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 10x - x = 9, तो 9x = 9, तो x = 1। यार ये तो सरप्राइज तो है, रिजल्ट इज सरप्राइजिंग। तो अभी क्यों है? क्योंकि आप देखो जैसे 0.9999 है, तो इसको आप देखोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1, तो इसमें कुछ ऐसा सरप्राइज का नहीं है, बट ठीक है। तो ये 1 के इक्विवेलेंट ही होता है, तो जब आप इसको P/Q के फॉर्म में लिखोगे तो 1 ही आएगा, है ना इसको। ओके, व्हाट कैन द मैक्सिमम number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division and check your answer. ओके, सो लो भाई डिवीजन करते हैं। इसमें तो डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो 17 को 1 से डिवाइड कर, मतलब 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो पहले हमने देखा था यहाँ पे 1 में तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगाया, एक जीरो बढ़ाया, फिर नहीं जा रहा है, फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर यहाँ पे 100 हो गया। 5 टाइम्स जाएगा, फिर 85 आया, फिर 85 में से 15 हमारा रिमाइंडर बचा। अब डेसिमल वाला अगर लगा रहता है, डेसिमल यहाँ पे एक बार लगा रहता है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर जीरो बढ़ाया तो 150 में कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स जाएगा। 136 आया, फिर रिमाइंडर हमारा 14 बचा, और फिर डेसिमल लगा हुआ है तो फिर हम जीरो बढ़ाई। डेसिमल ऑलरेडी जब लगा रहता है तो हम जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं एक बार। अगर दोबारा बढ़ाना है तो फिर से वहाँ पे हमें जीरो लगाना पड़ेगा एक बार। अगर डेसिमल के बाद एक बार जीरो बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। अगर दोबारा जीरो बढ़ाना है तो आपको वहाँ पहले जीरो लिखना पड़ेगा, है ना। तो 136 आया, फिर 40 रिमाइंडर मतलब 4 रिमाइंडर बचा। अब एक बार हमने जीरो बढ़ा लिया क्योंकि डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है। अब 17 दूना 34 आ गया, फिर 2 लिखा। इसी तरीके से आप करते जाओगे। ये मैंने सारा किया करते गया और लास्ट में हमारा रिपीट कहाँ से होना शुरू हुआ है? रिपीट होना शुरू हुआ हमारा यहाँ के बाद 1 के बाद से, है ना, 058। ओके, तो अगर आप देखोगे तो 058 ये हमारा रिपीटेटिंग ब्लॉक हुआ। रिपीटेटिंग ब्लॉक कहाँ से हुआ? 0.586 से 1 तक, है ना। वह उसके बाद 058 फिर से आना शुरू हो गया। तो यहाँ के अब इस रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट जो है हमारा, हमने आंसर में 9 आई थिंक मैंने 8 लिख दिया है, बट रिपीटेटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट जो होता है वो 9 होगा। ओके, ये आप सही कर लेना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। ओके, तो इस तरीके से इसको हम ये मतलब डिवाइड करते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to 0, where P and Q are the integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Okay, can you guess what property Q must satisfy? मतलब ऐसा जो रेशनल नंबर हैं जिसमें कि हमारा टर्मिनेटिंग टाइप का हो, है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बुक में ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 7/8, 1/2,
और ये है ना। अगर इस एग्जांपल में आप देखोगे तो इसमें ये है कि ये जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं, है ना, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्यू मतलब हमारा डिनोमिनेटर हुआ। क्यू अगर डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे 8, 2, 1000 ये देखा जाए तो इसमें एक कॉमन फैक्ट मतलब एक चीज़ ये दिख रहा है कि इस सारे के जो फैक्टर्स हैं वो मतलब ये या तो टू का मल्टीपल्स है या तो 5 का मल्टीपल्स है या तो दोनों का मल्टीपल्स है। जैसे ये 2 का मल्टीपल्स है, ये 5 का मल्टीपल्स है और ये 5 और मतलब ये 5 और 2 दोनों का मल्टीपल्स है। तो ये हमारा क्यू के लिए ये मतलब क्यू के लिए ये कंडीशंस हो जाती है अगर टर्मिनेट हो रहा है तो उस केस में, है ना। ये मतलब ये प्रॉपर्टी क्यू को सेटिस्फाई करनी पड़ती है अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो। अभी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अभी हमने जैसे ऊपर बताया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, इरेशनल नंबर का होता है। तो यहाँ पे मतलब 3 इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल पूछ रहा है। तो आप जैसे पाई और √2 ये तो हमने अपने एग्जांपल में पढ़ा था। उसके बाद जैसे कोई भी √3 भी लिख सकते हो, √7 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग कर मतलब लिखने के लिए √70 to √8/23 ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। 3 नंबर्स हैं जिसके की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो ये इरेशनल नंबर 3 इरेशनल नंबर का एग्जांपल पूछ रहा था बेसिकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7, 9/11। तो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स पूछ रहा है। तो किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में देयर विल बी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 5/7 की मैंने आपको देखो, आपका अगर एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, 5/7 की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया है, तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट अप कर दे रहा हूँ, है ना। 5 मैंने क्वेश्चन 2 से इसकी वैल्यू ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 1/11 की वैल्यू क्या कहते हैं, ओके आई थिंक आई हैव मेड वन मिस्टेक हियर, सो आई विल जस्ट क्लियर इट। 1/11 की वैल्यू वहाँ से ले लिया। अब इसमें आपको 9/11 की वैल्यू निकाल लिया ना, तो यहाँ पे 9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से आप मल्टीप्लाई करें तो 9 मतलब इसको में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.81 आ जाएगी, 0.81 ऐसे कैसे करके आएगी, है ना। 0.81 करके ऐसी वैल्यू आएगी। तो आपको जो डेसिमल मतलब 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है इसके बीच में, मैंने ये 1 नहीं लिख मतलब 1 मैंने गलत कर दिया है ना। तो 0.7 और 0.8, तो 0.7 ये 0.7 है, इसको आप कर लो 0.792 और तो ये सही हो जाएगा। 0.7 ले लिया, यहाँ पे ये भी 0.7 ले लो और इसको 0.8 फिर 0.81 आएगा ना, तो 0.80 इसको कर लो, यहाँ 0 कर लो, इसको 0.8 कर लो, है ना। बाकी डिजिट एज इट इज रहने दो, तो आपका ये यहाँ पे मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि जैसे इसका पहला डिजिट 0.7 है और इसका पहला डिजिट 0.8 है, तब इन दोनों के बीच में ही वो होना चाहिए। तो पहला डिजिट ही मतलब पहले डिजिट अगर हमारा है तो उसके बाद कोई भी नंबर लिखोगे तो आप उसके बीच में ही होगा। जैसे 0.7 हुआ तो 0.7 यहाँ पे भी 0.79 आ गया, तो 0.79 हो जाएगा, ये उससे बड़ा है, जबकि ये 0.8 से छोटा होगा। 0.7925 ये 0.8 से छोटा होगा, 0.71 से बड़ा होगा। इस तरह 0.73 0.71 से बड़ा होगा बट 0.8 से छोटा होगा। इसे 0.80 0.71 से बड़ा होगा, 0.81 से छोटा होगा। तो ये मतलब 3 हमारे इरेशनल नंबर्स उसके 5/7 और 9/11 के बीच में हम इस तरह कैलकुलेट करें। इसी तरह कोई भी नंबर्स हुआ तो आपको जस्ट डेसिमल के बाद का पॉइंट देखना है, जैसे यहाँ 0.7 है 0.8, तो इसके बीच का ही नंबर्स लिखना है जो कि इससे मतलब छोटा मतलब इससे ज़्यादा इसके इस रेंज से बाहर नहीं आना चाहिए, है ना।
तो ये डिजिट आप कोई भी रैंडमली पहला डिजिट रखा, फिर दूसरा डिजिट हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे वाले डिजिट्स मतलब इससे कम ही हो पॉइंट, दूसरे वाले जो रेंज है ये वाले से और इसके बीच में होना चाहिए। तो मैंने 0.7 पहले लिख दिया, 0.8 से कम। अब ये तो अब इसके बाद कुछ भी नंबर लिखोगे आप 9 4 3 5 3 2 1, तो इससे तो बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं लिख सकते। 1 से जैसे यहाँ पे 1 है तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, 9 की जगह 2 लिख सकते हैं। तो उसके बीच में ही होना चाहिए दूसरा डिजिट। ऐसे कुछ भी आप लिखते जाओ, फिर वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीटिंग होगा तो वो हमारा ये हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर होएगा। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है ना, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरीके से आप जैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। सो अंडर रूट 223 अगर देखा जाए तो ये किसी भी नंबर्स का जो कि मतलब जो भी कोई मतलब स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये इरेशनल नंबर हुआ। 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर है। तो ये हमारा अगर ये तो गलत नहीं है, 15 to 25 होता है, तो 225 को 15 का स्क्वायर लिखता है तो 15 आया। ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। 0.3796 एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इट इज ये हमने गलत लिख दिया है, ये रेशनल नंबर होगा ना, मैंने ये रेशनल लिख दिया है। ओके हो गया। फिर 7.478478 ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा ना। तो जो मैंने बताया कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितने दो तरीके का हो सकता है, तो टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, तो इससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये है, ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है ना, तो ये इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। तो ये 5th वाला और 1st वाला इरेशनल थे, बाकी सारे हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। सो रेशनल, जैसे रियल नंबर्स में हमारा रेशनल नंबर्स आता है और इरेशनल नंबर दोनों आता है। तो पहले रेशनल नंबर्स में देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन हो सकता है। तो रेशनल नंबर्स हमारे कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को फॉलो करते हैं। लॉज को फॉलो किस चीज़ के लिए करते हैं, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को सेटिस्फाई करते हैं हमारे रेशनल नंबर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी 2 रेशनल नंबर्स लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब 0 से नहीं करना, 0 से करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर लेते हैं, उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, तो ऐसा कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। फिर हमारा इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करें तो इरेशनल नंबर्स भी हमारे कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन हाउएवर, ओके, सम डिफरेंसेज, क्वेशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज। मतलब हमेशा इरेशनल नंबर्स आएंगे ऐसा सही मतलब ट्रू नहीं है। अब 2 इरेशनल नंबर्स लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है आपको रेशनल नंबर्स मिल जाए। जैसे कि आपको √2 ले लिया, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। तो ये तो रेशनल नंबर्स आ गया। तो 2 इरेशनल नंबर्स को जब हमने प्रोडक्ट लिया तो उसका ज़रूरी नहीं कोई इरेशनल नंबर था, वो इरेशनल नंबर से भी आ सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल नंबर था, रेशनल नंबर्स भी आ सकता है। जैसे अगर यहाँ पे √2 की जगह एक नंबर √3 ले लेते तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती, हमारी वैल्यू √6 आ जाती, जो कि इरेशनल नंबर्स होती है। ओके, तो ये होता है ना। तो ये पॉइंट को आप याद रखना।
ये नीचे 3 पॉइंट्स और भी दिया हुआ है। ये पॉइंट्स को आप याद रखना, ये MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप में ट्रू है या फॉल्स है ऐसा पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है कि सम और डिफरेंसेज ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अगर रेशनल एक नंबर रेशनल होता है, एक नंबर इरेशनल होता है, आप उसको ऐड करते हो मतलब उसका सम लेते हो या उसका डिफरेंस करते हो या मतलब सब्ट्रैक्शन करते हो, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर्स होगा, है ना। और अगर एक नंबर एक नॉन जीरो रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर लेते हो और उसको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हो या उसको डिवाइड करते हो एक दूसरे से, क्वोशिएंट लेते हो, तो वो भी इरेशनल नंबर्स होगा, है ना। तो यानी सम, डिफरेंसेज, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers will always be a irrational numbers, ओके। अगर हम अब थर्ड पॉइंट है कि इफ बी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, तो रिजल्ट में भी रेशनल्स और इरेशनल, है ना। तो अगर हम कोई भी दो इरेशनल नंबर है, अभी पहले वाले दोनों स्टेटमेंट में क्या था, एक रेशनल नंबर ले रहे थे, एक इरेशनल नंबर ले रहे थे, बट इस वाले स्टेटमेंट में क्या दिया है कि हम दोनों के दोनों इरेशनल नंबर लिए और उसको ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो वो उसका जो रिजल्ट होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और अगर आपको जैसे ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया। आप अगर भूल गए हो पहले की क्लास में तो आप यहाँ पे उसको मतलब सब कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं A+B=B+A। तो ये ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन से डील करता है ना। जैसे यहाँ पे A+B लिखा या B+A लिखा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया उससे डील, तो हमेशा जैसे A+B को B+A होगा, इधर उधर करने से कोई चेंज नहीं होगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, इसमें ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स से ये डील करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। पहले हमने A+B का ग्रुपिंग किया, तो पहले A+B को जोड़ा, फिर C को जोड़ा, इसमें B+C को पहले जोड़ा, फिर A को जोड़ा, तो दोनों का रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में होता है, उससे डील करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ABC 3 नंबर थे, तो B+C को ऐड करके अगर आप A से मल्टीप्लाई करते हो उसका रिजल्ट सेम होगा। अगर आप A और B को सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हो और A और C को सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हो, दोनों को फिर ऐड करते हो, है ना, तो उसका रिजल्ट आप अगर B और C को पहले ऐड करके A से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके रिजल्ट के बराबर होगा। तो ये 3 लॉज होते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के। तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट चीज़ आता है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x, ज्योमेट्रिकली प्रूव इट। यहाँ पे जो x है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। आप याद रखना, पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब नंबर लाइन में जो हमारा नंबर लाइन होता है उसमें 0 के इधर का सारा नंबर आ जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर थे। जबकि हमने पीछे भी क्या कहते हैं, एक चीज़ हमने किया था, आप ये को याद होगा, जैसे ये वाला चीज़ जो अंडर रूट ऐसा निकालते थे, मतलब नंबर लाइन पे √2, √3, 5 इसको प्रूव करने के लिए, है ना। इसमें क्या हुआ था, तो यहाँ पे जो n होता था वो नेचुरल नंबर्स होता था, है ना। जबकि अभी हमें अगर मान लो कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उसको इसके लिए क्या होता है, इसका कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आप उसके स्क्वायर रूट को जियोमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक पॉइंट A लेना होगा, A पॉइंट से x लेंथ के इक्वल टू एक पॉइंट B को मार्क करना होगा, है ना। x के इक्विवेलेंट एक लेंथ को, एक पॉइंट को B को मार्क किया हमने। उसके बाद क्या होगा, B से 1 यूनिट का आपको एक पॉइंट और मार्क करना होगा जो कि C हो जाएगा। सबने पहले आपने यहाँ पे लिया, x के इक्विवेलेंट यहाँ पे एक लाइन खींचा, मतलब जो कि B से इंडिकेट हो गया, फिर B से 1 यूनिट लेंथ का एक पॉइंट C मार्क कर लिया। तो हमें ये पूरा ABC तक एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब क्या होगा कि हमें इसकी लेंथ पता चल जाएगी, है ना, यहाँ से AC पता, A + C की लेंथ पता है। अब इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो इसको x+1/2 करके क्या कहते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मिड पॉइंट जब निकाल लेंगे तो मिड पॉइंट से पे हम एक कंपास लेंगे और मिड पॉइंट को हम एक सेंटर मानेंगे और OA को रेडियस मानेंगे।
ओ ए के रेडियस के बराबर एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, है ना, जो कि ए से पास होगा, सी पे एंड होगा। अब ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, जो कि हमारे सेमी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे, लेट अस एज्यूम दैट पॉइंट इज डी, वहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब वो जो डी पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो हमारा एक लेंथ मिलता है, एक ये डिस्टेंस जो होगी बी डी, इसको मेजर करेंगे तो ये हमारे अंडर रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इस तरीके से किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स को की वैल्यू को, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट को ज्योमेट्रिकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। दूसरी चीज़ टॉपिक आता है हमारा, इसको हम आगे जो ये ज्योमेट्रिकल मतलब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का तरीका है, इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे बी डी क्या कहते हैं स्क्वायर रूट एक्स को डिनोट करता है, आगे हम देखेंगे। उससे पहले इस स्लाइड में जो हमारा ये दूसरा भी पॉइंट है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पॉइंट है कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, व्हेन वी से दैट रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, व्हाट डू वी मीन? ओके, हियर वी मीन दैट whatever when the denominator of an expression contain a term with a square root और ए नंबर अंडर ए रेडिकल साइन। रेडिकल साइन क्या होता है? जो हमारा ये वाला साइन होता है इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुई डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब अगर ये रेडिकल साइन में अगर हमारा कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसका डिनोमिनेटर है ना, कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसका कि डिनोमिनेटर हमारा रेडिकल साइन में है, तो उस डिनोमिनेटर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसी को हम रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं। उस डिनोमिनेटर को हम कैसे रेशनलाइज करते हैं ये हम आगे देखेंगे। मतलब उसके तो रेशनलाइज करने का मतलब सिंपल से ये होता है कि उसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर्स में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है ना। ओके, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे, है ना। आगे हमारा जो एक्सरसाइज होगा हम उसमें देख लेंगे, अभी इसमें हमने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है। आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हमारा जो मैंने बोला था कि ये प्रूफ कैसे करेंगे कि किसी भी एक पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स के स्क्वायर रूट को ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो बी डी होता है ये उसी के मतलब उस पॉजिटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट को सिम्बोलाइज करता है या रिप्रेजेंट करता है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे उसका प्रूफ है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल सी ज्योमेट्री लेते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमने ये पूरा डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया बी डी तक। अब बी डी के बाद का डायग्राम क्या होगा कि हम ओ से डी को मिलाएंगे, है ना। उसके बाद हम एक ट्रेंगल ओ बी डी, ट्रेंगल ओ बी डी को लिया। अब इसमें हमें ए ओ, है ना, ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ये चीज़ क्या होगा, मिड पॉइंट है ए सी का, तो x+1/2 ले लिया, तो ये हमारा ओ ए या ओ सी की वैल्यू मिल गई। अब ओ बी की वैल्यू हमें निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। ये तो बी डी हमें निकालना ही है। और ओ डी क्या होगा, ओ डी हमारा इसी के बराबर हो जाएगा। और हमें ओ बी की वैल्यू निकाल, तो ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ बी की वैल्यू अगर हम, ये ए बी पता ही है, ए बी हमारा एक्स के इक्विवेलेंट है, तो ए बी में से अगर हम ए ओ को घटा दे रहे हैं तो वो ओ बी के बराबर होगा। तो x - x+1/2 ले लिया। तो इसकी जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ओ बी की वैल्यू हमें x - 1/2 के फॉर्म में मिल गई। अब ओ डी ए ओ ए और ओ सी के बराबर ही होगी, चूँकि रेडियस है, ये तीनों के तीनों रेडियस है सेमी सर्कल के, और वो चीज़ हमारा x+1/2 के इक्विवेलेंट है। पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे यूज किया, सिंपल ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। तो बी डी स्क्वायर को इधर कर लिया तो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर हो गया। अब इसको ओ डी की वैल्यू और ओ बी की वैल्यू, यहाँ पे हमारा ये ओ डी की वैल्यू और ये ओ बी की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। और यहाँ पे जो हमारा ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी, उसे सॉल्व करेंगे तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू एक बार सब्ट्रैक्ट किया और एक बार ऐड किया। तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा x × 1 मिलेगा जो कि x के इक्विवेलेंट है। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो बी डी की वैल्यू √x हो जाएगी, है ना।
तो अपना ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है ना। तो ये प्रूफ भी हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए, तो ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है कि हाउ बी डी विल रिप्रेजेंट द अंडर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर। सो दूसरा हमारा टॉपिक है आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू द स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट को कंसीडर करते हुए जो भी आइडेंटिटीज होती हैं उसके बारे में है। सो लेट अस सपोज हियर दैट ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। पॉजिटिव, अब जस्ट ये इमेजिन करना, मतलब कि जैसे कि हम पॉजिटिव रियल नंबर बोल रहे हैं तो वो कौन से नंबर के बारे में बात करें। जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 है, तो इसके इधर जितने भी सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे, इधर जितने आएंगे वो निगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे ना। तो ए और बी अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उसके लिए ये सारे के सारे हमारे कितनी आइडेंटिटी है, 1 2 3 4 5 6 के 6 आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर दोनों ये अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी है तो उसको सेपरेटली अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अगर स्क्वायर रूट ए अपॉन बी है तो उसको भी वो न्यूमरेटर को अलग लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को अलग लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी, है ना। उसी तरीके से आइडेंटिटी 3 है, ये जो भी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो इसमें भी मतलब वही जो अभी पीछे हमने एक ये बताया था ना कि ये वाला चीज़ ए स्क्वायर वाला, ये वाली आइडेंटिटी, इसको आपको पता होगा। तो उसको करके करेंगे तो ए का स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर ए आ जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ये वाला करेंगे तो ए का स्क्वायर ए आ जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर बी आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर माइनस बी हो। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में इसको जैसे आप ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फोर्थ को हम थर्ड से लेते हैं, मतलब सॉरी पहले वाले फर्स्ट को हम थर्ड से लेंगे, फिर फर्स्ट को हम फोर्थ लेंगे। तो फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई किया तो ए सी मिल गया, फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई किया तो ए डी मिल गया, फिर 2 को हम थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को हम फोर्थ से मल्टीप्लाई करें, तो 2 को जब हम थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी मिल जाएगा, और 2 को हम जब फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये दूसरा 6 आइडेंटिटी भी ये भी है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो इसका ए प्लस बी का जैसे स्क्वायर होता है उसी तरीके से आप एक्सपेंड करोगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 ए बी की जगह पे मतलब अंडर रूट ए बी हो जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह पे क्योंकि अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी ही बचेगा, तो बी आ जाएगा, है ना। और ये सारे आइडेंटिटी में जो ये हमारा ये सिंबल होता है, जो कि अभी पीछे भी बोला था कि ये रेडिकल साइन होता है ना, तो ये जो सिंबल होता है किसी भी मतलब इस तरीके का सिंबल कहीं पे भी हो, जैसे इसमें है मतलब 8⁻⁴ में भी है, a की पावर 1/n भी होता है, तो ये भी है। तो ये सारे के सिंबल को हम रेडिकल साइन बोलते हैं ना, ये सिंबल हमारा बेसिकली रेडिकल साइन कहलाता है, ये पॉइंट है। ओके, सो हमारा अगला एक्सरसाइज आता है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में भी हमारे 5 क्वेश्चंस हैं और हम 5 क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल्स और इरेशनल। तो ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं 6 के 6 पार्ट में, हमें बताना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल है। पहला नंबर है कि 2 - √5, तो ये इरेशनल नंबर हुआ, जो कि ये सारे जो भी पॉइंट दिए गए हैं यानी सारे के सारे पार्ट जो दिए गए हैं, इसको हम ये वाला जो अभी आपको बताया ना मैंने, ये वाले ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, इसके बेसिस पे ही आप उसको वो कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है 2 माइनस क्या है 2 - √5, तो ये √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, जो कि यहाँ पे देखो इसे वाले एक्सप्रेशन में दिया गया है। यहाँ पे देखो, अगर हम एक रेशनल नंबर लेते हैं, एक इरेशनल नंबर लेते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उसी प्रॉपर्टीज़ को यूज करके दिया गया है। अभी जैसे ये वाला है 3 + √23 - 23 है ना, ये सिंबल नहीं है। तो अभी क्या होता है कि वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं सॉरी एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि ग्रुपिंग से कंसर्न करता है। तो 3 अभी इसका ग्रुपिंग पहले इसके साथ था 3 + 20
3 के साथ था, अब इसका ग्रुपिंग हम -23 के साथ कर दें, तो इसकी ग्रुपिंग कर दी और इसको जब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये मतलब ये रेशनल नंबर हो गया, है ना। इसी तरीके से थर्ड वाला पार्ट को देखेंगे तो 2 इंटू रूट 7, 7 इंटू रूट 7, तो 2 इंटू रूट 7 को 2 मतलब इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखो जो ये है ना आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी कि अंडर रूट ए बी है अगर, तो उसको अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मतलब 2 इंटू 7 लिख दिया, 7 इंटू अंडर रूट 7 लिख दिया, 7 7 कट जाएगा, मतलब अंडर रूट 7 कट जाएगा, तो 2/7 बचेगा, है ना। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से 1/√2 है, तो 1 क्या है, रेशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर से और एक इरेशनल नंबर से अगर लेते हैं, है ना, और मतलब एक और 1 क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो एक नॉन जीरो रेशनल नंबर से और एक इरेशनल नंबर लेते हैं और उसको क्वोशिएंट लेते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर से होगा, जो कि यहाँ वाले पॉइंट में दिया गया है, आप देखोगे तो, है ना। एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम क्वोशिएंट लेते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है, ना। ओके, इस तरीके से 2 इंटू पाई है, तो ये भी इरेशनल नंबर हुआ, चूँकि पाई इरेशनल नंबर था, 2 इज रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर को मतलब नॉन जीरो रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट निकालते तो वो भी हमेशा इरेशनल नंबर होगा, उसी प्रोडक्ट मतलब उसी प्रॉपर्टी को यूज करके, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी सबको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें जैसे ये बताया था कि फर्स्ट वाला टर्म पहले सेकेंड मतलब ये थर्ड वाले के साथ, फिर फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, फिर सेकंड वाला थर्ड के साथ, और फिर सेकंड वाला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्थ के साथ, है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे सिम्बोलाइज कर भी दिया है इसको, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करके। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ये 6 हो गया, 3 + √2 हो जाएगा, ओके, और ये √6 हो गया, है ना। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ओके, जो ऑप्शन 2 है मतलब पार्ट 2 है ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ये है 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई, ओके, सो जो पार्ट नंबर 2 है यहाँ पे कि तो ये 3 + √3, 3 - √3, है ना। तो ये a + b a+√b और a - √b वाला जो प्रॉपर्टी था उसको अगर आप यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला प्रॉपर्टी है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला फोर्थ वाला, उसको यूज करके आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर माइनस भी होता है। तो यहाँ पे ये हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर -3 करेंगे तो 3 × 3 9 हो गया, 9 - 3 = 6 आएगा, जो कि हमारा रेशनल नंबर है ना। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, सिंपल। फिर √5 + √2 a + b के स्क्वायर के तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ था पीछे, उसको यूज करके सॉल्व करोगे आप तो 7 + 2 × √10 मिल जाएगा, है ना। इसी तरह इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 अगर पार्ट नंबर 4 लेते हैं, तो इसमें भी हमारा जो ये वाली प्रॉपर्टी होती थी a + b मतलब √a + √b इंटू ब्रैकेट में √a - √b, इसको अगर आप करके सॉल्व करोगे तो माइनस भी होता है, तो 5 - 2 लिया, ये = 3 हो गया, है ना। तो ये इस तरह कैसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो रिकॉल द पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर CD, दैट इज पाई = C/D. This seems to contradict the fact that the pi is a rational number. However, how will you resolve this contradiction? देखो भाई, इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जब भी आप ये सर्कमफेरेंस और डायमीटर को मेजर करोगे, मेजरमेंट करने में आप जैसे डायमीटर किसी सर्कल का 5 है तो 5 ही नहीं होगा, वो 5.00001 2 ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये तो क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको उस नंबर के फॉर्म में, वो हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में मिले, है ना। तो वो इरेशनल नंबर से भी हो सकता है। तो जो मेजरमेंट हम लेते हैं कि C/D मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन डाया, तो वो ज़रूरी नहीं कि उसमें C और D हमारा रेशनल नंबर ही हो, है ना। तो उस तरीके से जो हमारा C और D का रेशियो आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो पाई की जो वैल्यू होगी, चूँकि मेजरमेंट में जो चीज़ें हो ले रहे हैं वो इरेशनल फॉर्म में के नंबर के फॉर्म में ही होंगी, है ना। तो
दोनों का रेशियो भी लेंगे तो वो हमारा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, इसीलिए इसमें ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। अभी हमारा जो है कि ये 9.3 को नंबर लाइन पे जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, तो इसमें वही जैसा कि स्टेप सारा हमने बताया था। सबसे पहले आपको पॉइंट ए लेना है, उससे 9.3 के डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी मार्क करना है, उसके बाद उस बी पॉइंट से एक यूनिट लेंथ पर पॉइंट सी मार्क करना है ना। अब ए और सी मतलब ए और सी का हमें मिड पॉइंट निकालना है, जो कि हमारा ओ हो जाएगा, जो कि हम 9.3 + 1/2 से निकाल सकते हैं, तो 5.15 मिल गए। अब 5.15 का रेडियस लेकर के ओ को सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे ऐसे, है ना। ये सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। अब हमारा बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब एक परपेंडिकुलर जो कि ए सी के परपेंडिकुलर हो। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए सी के परपेंडिकुलर हो, बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए सी के परपेंडिकुलर हो, और वो हमारे सेमी सर्कल को जाके डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो बी डी होगा ये हमारा √9/9.3 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कंपास पेंसिल की तरह का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अब हमारा ये आ गया 3, 4, ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स जो हमारा कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसके डिनोमिनेटर अगर रेडिकल साइन में है तो उसको हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है, इसी को हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, पहला पार्ट को अगर हम पहले पार्ट को कंसीडर ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है इसका मतलब अभी रेशनलाइज करने का मतलब हमने समझ लिया कि डिनोमिनेटर को हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करते हैं कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है उसी के, जैसे अब इस टाइप का पहले एक टाइप का ये हो जाएगा कि 1/, सिंपल से एक कोई रेडिकल साइन में कोई नंबर हो तो हमेशा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, उसी नंबर से डिवाइड कर दिए। तो ये √7, ये 7 है, √7 × √7, ये 7 आ गया, ऊपर √7। तो डिनोमिनेटर हमारा जो कि पहले इरेशनल था अभी वो हमारा रेशनल में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। तो आगे के पार्ट नंबर 2 में अगर देखें तो पार्ट नंबर 2 में क्या है, 1/√7 - √6, ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे √7 - √6 है तो √7 + √6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे कि जिससे कि नंबर अनचेंज्ड रहे। तो अभी यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ा है कि मतलब यहाँ पे √a + -√b = मतलब मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में √a + √b, इसका क्या होता है कि से मतलब a - b हो जाता है ना, क्योंकि √ में है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो a - b हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √7 + √6/7 - 6 हो जाएगा। तो √7 है तो √6/1। तो ये इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, पहले इरेशनल था अब वो रेशनल हो गया, तो इसका डिनोमिनेटर भी हमारा रेशनलाइज हो गया। इस तरह का पार्ट 3 में आप देखोगे तो यहाँ प्लस साइन है तो हम निगेटिव साइन के एक्सप्रेशन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से डिवाइड भी कर दिया तो हमारा नंबर अनचेंज रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारी आइडेंटिटीज है स्क्वायर रूट से रिलेटेड उससे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया, जो कि पहले हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल था वो रेशनलाइज हो गया, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया है ना। इसके बाद क्वेश्चन ये पार्ट नंबर 5 मतलब पार्ट नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन 5, इसमें भी क्या है तो प्लस √7 + 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व किया, √7 + 2/3 आ गया, है ना। तो जो हमारा डिनोमिनेटर था जो कि पहले इरेशनल नंबर था वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो ये हमारे शायद लास्ट टॉपिक है इसका ये लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर। सो लास्ट टॉपिक इज अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ये जैसे ये चीज़ जो ये एक्सप्रेशन होता है ना, इसमें जो m होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग ये लॉज है, तो इसको लॉज ऑफ इसीलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब इसको कहा जाता है। तो रियल नंबर मतलब a एक रियल नंबर हो गया, उसके एक्सपोनेंट का लॉज है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर्स के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, तो इसको जस्ट अ मिनट मैं इसको अरेंज कर देता हूँ जिससे आप लोग देख सकें।
ओके, सो जैसे a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है तो a m प्लस n हो जाता है, इसमें एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। अगर a टू द पावर m फिर ब्रैकेट में टू द पावर n है तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट m n इंटू n है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो और a अपॉन a मतलब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है तो इसमें एक्सपोनेंट m में से एक्सपोनेंट n माइनस हो रहा है, यहाँ पे m की वैल्यू n से ज़्यादा है ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। फिर a इंटू एम है, b इंटू एम है तो ए बी को मल्टीप्लाई करके m का पावर लेंगे तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंट इस फॉर्म में लिख देंगे, है ना। हियर a एन m आर द क्या है नेचुरल नंबर, a इज द कॉल्ड द बेस और m n आर कॉल्ड द एक्सपोनेंट। तो जैसे हमने बताया कि m और m को एक्सपोनेंट बोलते हैं और a को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना, बेस टू द पावर एक्सपोनेंट। तो शायद पहले मतलब ये a n और m ये तीनों यहाँ पे इस लॉज में क्या है, नेचुरल नंबर है। अभी एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, मतलब उससे थोड़ा एक स्टेप उसको एक्सटेंड किया गया। तो एक्सटेंड करने में क्या है, ये n और पहले यहाँ पे a n और m तीनों का तीनों क्या था, नेचुरल नंबर था। अभी एक्सटेंडेड लॉ में कि a एक नंबर माना जो कि रियल नंबर है और m और n क्या है, इंटीजर है, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो सच दैट m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब m और n आर द को प्राइम नंबर्स, है ना, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, और n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। तो उस फॉर्म में ये एक एक्सप्रेशन है जो हमारा ये होता है a टू द पावर m अपॉन n, है ना। तो अंडर इसको इस फॉर्म में रेडिकल साइन n a टू द पावर m फिर a टू द पावर m इंटू रेडिकल साइन n, ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं। वी हैव द फॉलोइंग एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर a है तो a ग्रेटर देन जीरो भी रियल नंबर, p एंड q आर द रेशनल नंबर, है ना, p और q रेशनल नंबर थे और हमारा a क्या है, रियल नंबर है ना। देन वी हैव, तो ये रेशनल मतलब ये तो हमारा यहाँ पे क्या था, n और m और a ये तीनों नेचुरल नंबर था, ये चीज़ ध्यान रखो, है ना, जो एक्सटेंडेड लॉज था, है ना। रियल नंबर्स में हमारा तो चूँकि नेचुरल नंबर्स और ये सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स में क्या क्या आता है, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स में हमारा ये मतलब नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और होल नंबर तीनों के तीनों नंबर्स आ जाते हैं। तो जो पहला ये रियल नंबर्स के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था, इसमें हमारा नेचुरल नंबर करने, अब इसी चीज़ को हम रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के लिए एक्सटेंड किए तो उसी को हम एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये ए क्या है, रियल नंबर है, पी और क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स के लिए भी अब ये हमारा मतलब एग्जिस्ट करता है ये लॉज। तो a टू द पावर p a टू द पावर q है तो p और q अगर रेशनल नंबर है तो ऐड हो जाएगा। फिर a इंटू द पावर मतलब a टू द पावर p ब्रैकेट टू द पावर q, फिर a इंटू पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे p और q माइनस q हो जाएगा, यहाँ a भी इंटू p हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर्स के लिए भी ये चीज़ को एक्सटेंड किया, इसीलिए एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हो गया, है ना। ओके, सो हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, तो नंबर सिस्टम का। तो इसको भी हम आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इसकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो 64 है, 64 टू द पावर 1/3। तो ये इस 64 को क्या है कि हम ऐसे 2 टू द पावर 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 14 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, है ना। तो 2 का पावर 6 हो गया, 3 बार 6 मतलब 6 बार 6 है, तो 2 का पावर 6 लिख दिया इंटू 1/3। अभी ये 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं ना। पीछे जो तुम्हारा हमारा कौन सा यहाँ पे लॉ लगेगा, ये वाला लॉ, है ना, ये वाला a इंटू पी a टू द पावर p टू द पावर q, है ना। तो ये हो गया। अब इसको दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो हमारा मल्टीप्लाइड हो गया, तो 6 इंटू 1/2 कर दिया। तो यहाँ पे 6 को 6/1 मान लो कर देते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 को हमारा डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 टू पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से बाकी सारे एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 2 3 टू पावर 2 है, मतलब ये 32 है, सॉरी 3 टू पावर नहीं 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 को पावर 5 लिख सकते हैं, उसकी पावर 1/5 है। अभी उसी लॉ को जो हमने एक्सटेंडेड लॉज ऑफ मतलब एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट
के लॉज को यूज करके, ये वाला एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 2 मिलेगी, है ना। उसी तरीके से 125 है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, है ना। तो ये 5 टू पावर 3 हो जाएगा, है ना। 5 का पावर 3 को इसको भी सॉल्व करेंगे एक्सटेंडेड लॉज को यूज करके, तो हमारा वैल्यू 5 मिलेगा, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें ये 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट में जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे 9 टू द पावर 3/2 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको वही एक्सटेंडेड लॉज को यूज करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 27 आ जाएगी। उसी तरीके से 32 है, 32 को भी हम 2 की पावर 5 के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 5 के फॉर्म में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह 16 है, 16 को 2 की पावर 4 के फॉर्म में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, है ना। इसी तरह 125 -1/3 है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 × -1/3, इसको सबको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर -1 आ जाएगा ना, तो उसको 1/5 लिख सकते हैं। तो ये सारा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या है, ये एक दिया हुआ एक एक्सप्रेशन ये दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करना है, दोनों का बेस अगर सेम है तो यहाँ पे देखोगे अगर हमारा बेस अगर सेम रहता है, ये है ना, अगर बेस सेम रहता है तो हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी हमारा बेस अगर देखो सेम है, 2 है, अब इसका एक्सपोनेंट डायरेक्ट ऐड कर लिया तो इसको ऐड करोगे 5 दूनी 10 और 3 10 3 13 5 5 15, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया, अब इसको 1/3 को इसके फॉर्म में ऐसे लिख लिया। अब ये उसी एक्सटेंडेड लॉज को यूज करके सॉल्व किया तो 3 × 7 7 3 21 हो गया, तो 1/3 × 21 मतलब 1/3 टू द पावर 21 हो गया। इस तरीके से ये 11 है। अब ये बेस और ये मैंने थोड़ा पेन चला दिया यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ। ओके, सो ये है पहला 11 है, 11 यहाँ भी अगर बेस सेम है तो ये वाला देखो रोल, अगर बेस सेम है तो अगर ये p में से q को माइनस कर देंगे, है ना, एक्सपोनेंट को। तो उसी तरीके का फॉर्म यहाँ पे भी, तो 1/2 -1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 × 1/4 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमारा बेस सेम नहीं है, जबकि हमारा एक्सपोनेंट सेम है ना इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में अगर बेस सेम नहीं है तो ये वाला रूल लगे ना। यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट जो है वो सेम है बट हमारा बेस जो है वो डिफरेंट है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके अगर उस लॉज को यूज करके सॉल्व करेंगे तो हमारा 8×56 मतलब 56 टू द पावर 1/2 हो गया, है ना। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.5 के कवर कर लिए। आगे मैंने जस्ट ये NCERT में जो है समरी दी हुई थी, ये लास्ट मोमेंट में मान लो आपको रिवाइज करना हो तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाल दिया है। तो ये आपका समरी हो गया रिवीजन के लिए। ओके, और ये हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सेट किया है, जिसको आप अगर टाइम मिले तो आप इसको सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस करने से आपका सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इस वाले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसको जितनी जल्दी हो सकेगा उसको सॉल्व करेंगे, आपको प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करेंगे उसका, है ना। और अब आगे का जो दूसरा चैप्टर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल था उसको नेक्स्ट वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। अगर अभी लेक्चर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट, और आप लाइक भी करिए और इसको शेयर करिए अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको भी मतलब नंबर सिस्टम से क्लास इस लेक्चर सीरीज को अगर उसको ज्वाइन करना है तो आप उसको भी आप उसके साथ शेयर करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे कि नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। सो ओके गाइज, थैंक यू एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट video of this lecture series, and in that lecture we will talk about the polynomials. Okay, thank you very much. Please like and subscribe. Okay, thank you.